ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो जिडाणम कहा संति सब जना हम समम ही अद्दिणतो जंबी अभ्यासम अमहे करी ससामो तस अभ्यासस विवेणम भी करी ससामो। जय जिनेन्द्र मित्रों, मैं प्राकृत अभियान की ओर से मोहित आप सभी के सामने इस अध्याय को लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि कुछ दिनों पूर्व से ये चर्चा का केंद्र रहा है कि अगर प्रारंभ से प्राकृत सिखाई जाए तो अधिक प्रभावी रहेगी। तो इस विषय पर चिंतन करते हुए हमारे जितने भी सदस्य हैं, तो कुछ दिनों से इस पर ही चिंतन हो रहा था। तो मूल रूप से हमारा जो अभियान है उसका लक्ष्य है जन जन तक प्राकृत पहुँचे, वे प्राकृत में वार्तालाप कर सकने योग्य बन सकें। सिर्फ शास्त्र तक ही हम सीमित नहीं हैं। तो इसको देखते हुए हमारी टीम की तरफ से ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो सिखाने की प्रक्रिया है उसको 2 चरणों में किया जाए। पहली क्रिया है कि व्याकरण निश्चित रूप से, और दूसरा जो चरण है वो है संभाषण। चरण की अपेक्षा क्रिया कहना ज़्यादा यहाँ पर सही रहेगा, उचित रहेगा, क्योंकि ये एक साथ ही चलेंगी। इसको समझने के लिए बस एक छोटे से तर्क की आवश्यकता रहेगी कि जैसे जब कोई बालक जन्म लेता है तो आप उसको सीधे व्याकरण या लेखन कला नहीं सिखाते हैं। वो बस अपने आसपास के वातावरण से शब्दों को लेता है, शब्दों को बनाना सीखता है और फिर वो बात करना सीख जाता है। उसके बाद फिर चरण आता है व्याकरण का। तो इसी मत को लेते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको व्याकरण नहीं मिलेगी, निसंदेह वो भी आपको मिलेगी। और जो यहाँ पर हम अभ्यास लिखते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि प्राकृत अभियान की ओर से जो भी सदस्य यहाँ पर जिन अभ्यासों को यहाँ पर प्रेषित करता है उसका हम विवेचन भी करेंगे कि वो किस तरीके से लिखे गए हैं, उसके पीछे व्याकरण क्या है, या कोई उसके पीछे पक्ष है तो वो क्या है। तो यहाँ पे आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं, संभाषण और व्याकरण। तो आज ये हमारा इस प्रक्रिया में पहला अध्याय है और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद भी आएगा और आप इससे सीख भी सकेंगे। आपसे निवेदन ये है कि आप सिर्फ हिंदी से प्राकृत या प्राकृत से हिंदी की ओर ध्यान ना दें, कि जैसे कि आपके सामने अभी लिखा हुआ है कि मोहन पढ़ता है और आपने कहा मोहन पढ़े और हो गया। नहीं, आप इसको मन में चलाएं और इससे आप बहुत सारे बना सकते हैं वाक्य। जैसे मोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है, राम पढ़ता है, आशीष पढ़ता है, ये पढ़ता है, वो पढ़ता है। पढ़ने की जो क्रिया है वो तो समान ही रहेगी। नामों में आपको उसका नाम लिख देना है। इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं और ये आपके मस्तिष्क में तुरंत आना चाहिए। जिस तरह से आप अपनी हिंदी या आप जिस भाषा के भी हैं वो आता है, स्वतः आता है, उसी तरह से आना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे द्वारा जो दैनिक प्रयोग में आने वाले शब्द हैं उनको भी लिखा जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप जैसे लिखते हैं नमोस्तु गुरुदेव, जय जिनेन्द्र, तो इसके वैसे तो आप स्वेच्छा है आपकी, आप जो भी प्रयोग में लाएं, पर हमारा निवेदन यही है कि आप अधिक से अधिक प्राकृत को लाएं। जैसे कि आज हमने एक लेख भी प्रेषित किया था जिसमें एक सज्जन के द्वारा एक लेख पर णमुजिडाणम लिखा गया था। निसंदेह उससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, प्राकृत की ओर आपका रुझान भी बढ़ता है, आप सीखते भी हैं और साथ ही साथ आप दूसरों को उसमें दूसरों के अंदर भी आप रुझान पैदा करते हैं, जो कि अति आवश्यक है। प्राकृत भाषा निसंदेह रूप से एक विवाद का स्वरूप रहा है, और वो इसलिए रहा है कि कभी जिस तरह से संस्कृत की तरफ प्रयत्नशील रहा गया है, अगर आप देखें कि अधिकतर जन जो प्राकृत की ओर हैं भी उनका झुकाव भी अधिकतर संस्कृत की तरफ ही रहता है। तो कभी वो अवसर ही नहीं दिया गया कि जिससे हम अपने अस्तित्व को रख सकें। और सच कहें तो हमारे भी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए दोनों ही भाषा सम्माननीय, हमारी भारतीय भाषाएं, मगर हमारा जो चयन है वो प्राकृत की तरफ है और हम प्राकृत को जनभाषा के रूप में स्थापित करने हेतु संकल्पबद्ध हैं।
तो खैर छोड़िए इन बातों को, ये तो चलती रहती हैं। इन सबसे सर्वोपरि है हमारा प्राकृत सीखना। सबसे सर्वप्रथम आप ये समझ लीजिए, प्राकृत बहुत ही सरल भाषा है और ये व्याकरण रहित भाषा है। अब आप सोचिए, जो चीज़ नियम से ही नहीं बंधी है वो तो निश्चित रूप से सरल ही होगी। अब आप कहेंगे जब नियम से बंधी नहीं है तो फिर हम नियम सीखते क्यों हैं? जब व्याकरण है ही नहीं है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि भाई हम व्याकरण भी देखेंगे? देखिए, जिस समय ये प्रचलन में थी उस समय इसमें व्याकरण नहीं था, मगर जिस तरीके से या जो भी हुआ ये हिंदी के रूप में परिवर्तित होती गई और भाषाओं के रूप में परिवर्तित होती गई, तो ये मूल से हटती गई। और आज हमको वो चीज़ को समझने के लिए कुछ व्याकरण बनाए गए, तो उन व्याकरण की सहायता से हम उस मूल को समझ सकते हैं। तो व्याकरण को हम इसलिए कहते हैं, ना कि ये व्याकरण की भाषा है, इसमें व्याकरण है ही नहीं। एक समीकरण था जो कुछ दिन पूर्व एक विचार विमर्श के दौरान हमारे द्वारा अंकित किया गया था, जिसमें 1+2 = 3 था। एक को हमने प्राकृत पर रखा था, दूसरे पे व्याकरण को रखा था, तीसरे में उसका जो फल दिखाया था वो संस्कृत था। तो निसंदेह रूप से जब आप प्राकृत में व्याकरण डाल देते हैं तो वो संस्कृत के स्वरूप में आ जाती है। और यही हमारा एक तार्किक पक्ष भी रहता है कि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता किसी चीज़ को सरलता देने के लिए हम उसको व्याकरण को ही हटा दें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज के युग में हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं और आप कहें कि भाई हमें हवाई जहाज़ की सीटों में बैठने में परेशानी होती है, तो हवाई जहाज़ बंद कर दिए जाएँ और कहा जाए कि सही आप बैलगाड़ी में चलो। ये नहीं हो सकता, जो स्वाभाविक नहीं है। फिर भी चलिए, इस बात पे भी हम नहीं चलते। तो सर्वप्रथम आप ये समझ लीजिए कि जो प्राकृत है बहुत ही सरल भाषा है और बहुत ही मधुर भाषा है। जैसे कि शुरुआत मैंने जो की गई थी वो प्राकृत से की गई थी। चूँकि अभी आप नए हैं तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, अन्यथा बहुत ही सरल भाषा है। हिंदी की भांति इसमें 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब वचनों से क्या तात्पर्य है? जैसे कि खाता है तो आप सीधे समझ सकते हैं कोई एक बंदा खा रहा है, और आपने कहा खाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो खाने वाले हैं। जाता है यानी कोई एक शख्स है, कोई एक व्यक्ति है जो जा रहा है, और जाते हैं इससे आप अपने आप ही समझ जाते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। जब आपको इसके अपेक्षा 2 के बारे में बताना होता है तो आप बहुवचन में 2 को लगा देते हैं। जैसे कि 2 लोग खा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, 2 लोग पी रहे हैं, 3 लोग खा रहे हैं, 3 लोग पी रहे हैं। भाई हम संस्कृत में देखते हैं तो वहाँ पे आपको 3 वचन मिल जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो हम 2 लोग या 2 खा रहे हैं, 2 पी रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक रूप मिल जाता है जो कि प्राकृत में नहीं है, हिंदी की तरह, ठीक है। या फिर कहा जाए हिंदी प्राकृत से ही निकली है तो इसी को उसमें रखा गया है। तो आपको बस 2 ही वचन पढ़ने हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो इसमें 3 लिंग होते हैं आपके, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लिंग ज्ञान के समय पर हम इसकी विवेचना कर लेंगे, और अगर सामान्यतः रूप में कहें तो जिस तरह से हिंदी में है आप उसी को ही अपना सकते हैं। जैसे जा रहा है, निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि यह किसी पुल्लिंग के लिए ये बात हो रही है। जाती है, ये स्त्रीलिंग के लिए बात हो रही है। तो इसी भेद को धारण करते हुए आप वाक्य निर्माण बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बस एक चीज़ समझने की है जो कि हमारे हमेशा बचा भी जाता है लिखते समय, क्योंकि ज्ञात नहीं होता कि आप उस चीज़ को समझ पाएंगे या नहीं। तो बस यहाँ पे मैं उसको भी बताने जा रहा हूँ कि अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत ये रहता है इसमें। तो अकारांत वो शब्द होते हैं जो आ से ख़त्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में आप देख लीजिए, मोहन लिखा हुआ है तो ना के पीछे कुछ भी नहीं है, तो यानी ये छोटा है, तो ये अकारांत है। पढ़ता, ता के पीछे बड़ा आ रहा है तो ये आकारांत है। इसी तरीके से अब मान लीजिए आपके सामने एक शब्द आ रहा है हरि, तो ये ईकारांत है। गुरु आ रहा है तो ये उकारांत है। जब हम बहुवचन पे जाएंगे तब हम बहुवचन में क्या होगा उसको समझाएंगे, पर यहाँ पर चूंकि हम अभी एक वचन की बात कर रहे हैं तो एक वचन में जब भी कोई शब्द अकारांत से होता है और वो पुल्लिंग है, जैसे कि मोहन, राम, नलिन आदि आदि, ये सब पुल्लिंग नाम है और ये अकारांत हैं।
तो हम पीछे ओ लगा देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार आप जो टिप्पणियाँ करते हैं, जैसे एक टिप्पणी थी मज भावस रामम संजीव अर्थी, तो हमारे द्वारा संजीव को संजीवो कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो अकारांत था, पुल्लिंग था। अकारांत स्त्रीलिंग आपको संभवतः देखने को नहीं मिलेगा, मिलता भी है तो आप उसमें एक बड़ा आ का डंडा जोड़ ले, ये स्त्रीलिंग बनाने की विधि है। ई भी जोड़ सकते हैं, और जो आपको अच्छा मतलब जो सुनने में और जो बोलने में अच्छा लगे आप उस हिसाब से उसको धारण कर लीजिए। तो जब आप आकारांत, ध्यान से सुने, जब आप आकारांत पर करते हैं कार्य तो आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे राधा को आप राधा ही लिखेंगे, सीता को आप सीता ही लिखेंगे, माला को आप माला ही लिखेंगे, मोहन को मोहनो लिखेंगे और राम को रामो लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद आप इसके भेदों में ना जाएं कि अर्धमागधी, पेशाची आदि आदि आदि, क्योंकि हमारे लिए प्राकृत अब प्राकृत है। ये उसी तरह से है जैसे कि आज अधिकतर जगह पर अंग्रेज़ी भाषा का चयन किया जाता है, तो हम बात करते हैं ये ब्रिटिश अंग्रेज़ी है, ये अमेरिकन अंग्रेज़ी है, मगर चूँकि हम इसके पुनर्स्थापना हेतु कार्यरत हैं तो हमारे लिए ये एक है। हमें विखंडन में नहीं जीना, हमें खंडन चाहिए, हमें अपना अस्तित्व चाहिए। तो आप इस भेद को भुला दें, आपको आना चाहिए, मगर इससे आप जब आप सीख रहे हैं, जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो इससे आप परे हो जाइए कि क्या शॉर्ट श्रेणी है, क्या मागधी है। सामान्यतः हमें चाहिए इस समय पर हम एक तरीके से चलें, इसलिए हमारा चयन ना की जगह पर ड़ा होता है। आप मोहन भी कह सकते हैं, आप मोहनो भी कह सकते हैं, हम मोहनों को प्रयोग करते हैं। उसके पीछे एक विशेष कारण है जो कि हम आपको बाद में बता देंगे। तो हम यहाँ पे ना जहाँ भी आएगा अड़ा आएगा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना होता है इसकी वर्णमाला क्या है, तो बहुत ही सरल वर्णमाला है। जब हम व्याकरण में जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूंगा। फिर भी अगर आप थोड़ा सा जानना चाहें तो इसमें मिश्रित शब्द नहीं होते। मिश्रित शब्द जैसे ज्ञानी बाबा, ज्ञा क्या है, जा धन या नहीं होता, क्योंकि मिश्रित जैसा कुछ होता ही नहीं है। जिस तरीके से आप पैदा होते हैं आप ए और ए में अंतर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ए होता है। इसके जो पांचवें अक्षर होते हैं, पांचवें अक्षर यानी कवर, पवर, कवर क्या होता है, क ख ग घ अंगा, अंगा आपका जो पांचवा शब्द है वो, ये आपको सामान्यतः मिश्रित में मिलते ही नहीं है। तो आपको ये समझना है, जैसे ना मिलता है, अड़ा मिलता है, और कभी कभी अपभ्रंश में कुछ कुछ मिल जाता है। तो जब हम व्याकरण पक्ष में जाएंगे तब हम उसको वहाँ पर विवेचना कर लेंगे उसकी। तो आइए मित्रों, अब तक हमने जितना समझा है उसके आधार पर हम हमारे इस 6 अक्टूबर के किए हुए प्राकृत अभ्यास को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो पहला वाक्य है मोहन पढ़ता है। निश्चित रूप से ये पुल्लिंग वाक्य है क्योंकि यहाँ पे मोहन आ रहा है, और उसी हिसाब से क्रिया भी पढ़ता हो गई है। ठीक है, ये बता रहा है कि आपका वर्तमान काल है। यहाँ पे पढ़ने की क्रिया है पढ़। ध्यान रखें, नीचे बिंदी नहीं आती है संस्कृत की तरह, यहाँ भी कोई बिंदी वाला शब्द नहीं होता है, और इसलिए ये पढ़ इसकी क्रिया होती है। क्योंकि ये अन्य पुरुष है तो इसके पीछे आप ई जोड़ दें एक वचन में, तो पढ़ से ये पढ़ई हो गया। जैसा कि मैंने हमारे द्वारा पोस्ट पे लिखा भी गया है, पठ धन ई पढ़ई, तो मोहनो पढ़ई, मोहन पढ़ता है। यहाँ पर ध्यान दें, मोहन आपका करता है अर्थात प्रथमा विभक्ति है। चूँकि अकारांत है तो पीछे ओ जोड़ा गया है। अगर हम कहते हैं राम पढ़ता है तो रामो पढ़ई, सीता पढ़ती है तो सीता पढ़ई। ऐसा क्यों? क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है और आकारांत है, तो इसके पीछे ओ नहीं जुड़ेगा। तो मोहन पढ़ता है, मोहनो पढ़ई। राम पुस्तक लिखता है। लिखना की क्रिया होती है लिह, हा हल वाला लिह। राम रामो, लिखता है लिहई। अगर कुछ क्षण के लिए हम पुस्तक को विस्मृत कर दें तो ये सब वाक्य हो जाएगा राम लिखता है, रामो लिहई। अब यहाँ पे प्रश्न आता है क्या लिखता है, और जो उस प्रश्न का उत्तर आएगा वो आपका द्वितीय विभक्ति होगी अर्थात कर्म कारक होगा। कर्म कारक बनाने के लिए अकारांत के ऊपर आप एक बिंदी लगा देते हैं, तो जैसे राम का रामम हो जाएगा।
अगर स्त्रीलिंग है तो आकारांत को आप अकारांत कर दीजिए, जैसे लता है तो लत हो जाएगा और ऊपर बिंदी लग जाएगी, लतम हो जाएगा। और अगर नपुंसकलिंग है तो उसकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक सी रहती है, उसमें आपको कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम कारकों की विवेचना करेंगे उस समय आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ समय समय पर हम आपको संबंधित जो कारक हैं वो देते रहेंगे। जैसे कुछ दिन पहले, कल या परसों शायद, हमारे द्वारा जिण के माध्यम से अकारांत जो आपके पुल्लिंग शब्द रूप थे वो दिए गए थे। इसी तरह से हम देते रहेंगे। तो यहाँ पर है राम पुस्तक लिखता है, रामो लिहई क्या लिखता है। अगर हम प्राकृत में कहें किम लिहई क्या लिखता है, क्या के लिए प्राकृत में है शब्द किम। तो रामो लिहई किम लिहई रामो, रामो क्या लिखता है। तो उत्तर जो आता है वो आता है पुस्तक। पुस्तक को प्राकृत में पोथ्यम कहते हैं, ग्रंथ को भी पोथ्यम कहा जाता है। संदर्भ से आप समझ सकते हैं ये किसके बारे में बात हो रही है। शास्त्र को सत्थम कहा जाता है, इधर आपके शस्त्र को भी सत्थम कहा जाता है। तो ध्यान रखें, आप अभिप्राय से ही और जो आपका वाक्य है उससे आप निकालेंगे कि क्या कह रहा है ये। तो राम पुस्तक लिखता है, और जो पोथ्यम है वो आपका नपुंसकलिंग है, तो आपका जो प्रथमा विभक्ति है वही द्वितीय विभक्ति रहती है, तो वो पोथ्यम हो जाता है। तो इस वाक्य को आपको समझने के लिए सबसे पहले बोलना है राम लिखता है, रामो लिहई, रामो किम लिहई, राम क्या लिखता है, रामो पोथ्यम लिहई, राम पुस्तक लिखता है। तीसरा जो वाक्य है वो है नलिन स्कूल में पढ़ता है। निश्चित रूप से एक बार फिर ये पुल्लिंग है, एक वचन है, तो नलिन का रलिनो या रलिड़ो या नलिड़ो, आप जो चाहें। चूँकि हम ड़ा को यहाँ पर ज़्यादा वो देते हैं क्योंकि वो आपके पेट से निकलता है, तो वो आपके एक बल लगता है, तो वो यौगिक क्रिया के हिसाब से आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, इसलिए हम लोग ड़ा का प्रयोग करते हैं। तो रलिड़ो स्कूल को बोला जाता है विद्यालय। कैसे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, वो हम सब बात की बात करेंगे, और इस पक्ष में हम सबसे बाद में जाएंगे कि किस तरीके से शब्द का बनना हो रहा है या कैसे उसमें ध्वनियों में परिवर्तन आ रहा है, वो बात की बातें। तो नलिन स्कूल में पढ़ता है, तो सबसे पहले आप स्कूल में हटा दीजिए, नलिन पढ़ता है। तो रलिरो पढ़ई, नलिन पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है, स्कूल में। ये आपकी में यानी विद्यालय, ये आपकी सप्तमी विभक्ति में चला गया, पीछे आपको ए जोड़ना है। और भी प्रत्यय होते हैं जोड़ने के लिए, आप सरल वाला प्रत्यय जोड़ें ए। तो विद्यालय, नलिनो विद्यालय पढ़ई। हम आते हैं आपके जो चौथे नंबर पे, राम का घर नदी किनारे है। कुछ दिन पूर्व हमारे द्वारा का के शब्द कैसे बनाए जाते हैं, इसको संबंध कहा जाता है, वो बताया था। कुछ नहीं करना है, आपको आधा सा और पूरा सा लगाना है। राम एक वचन पुल्लिंग है, तो रामस। घर, देखिए दो तरीके के शब्द होते हैं, एक देशी शब्द होते हैं और एक जो आपने जो बदल के किए जाते हैं। तो घर भी आपको मिल जाएगा प्राकृत में, गिहा भी मिल जाएगा, और रलिया जो शब्द है वो आपका देशीय शब्द है। तो हमारे द्वारा अभी से हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, तो हम एक समय पर जाकर अधिक से अधिक देशी शब्द का प्रयोग कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर रलिया शब्द का प्रयोग किया गया है। आप चाहें तो घर का भी प्रयोग कर सकते हैं, गिह का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो रामसस्य रलियम यानी राम का घर, और जो रलिया शब्द है वो नपुंसकलिंग है, इसलिए रलियम, रामसस्य रलियम, राम का घर। नदी के किनारे, तो नदी के किनारे यानी नदी का तट, और यहाँ पे नदी को रई और तट को तड़े, तो नदी के तट पर है, पर में ये सप्तमी विभक्ति में जाता है और ये लगाना है, तो रई तड़े, रामसस्य रलियम, रई तड़े अत्थि, अत्थि माने है। अच्छा, अत्थि के बारे में भी यहाँ पे एक समझने की बात है। जैसे हिंदी में है, हैं, हूँ होता है वर्तमान में, अगर आप संस्कृत में जाते हो वहाँ पे अस्ति, स्तः, संति, इस तरीके से रूप चलते हैं। प्राकृत में अत्थि एक रामबाण होता है, जिसे आप किसी भी वचन और किसी भी विभक्ति में लगा सकते हैं। ये आप बहुवचन में भी लगा सकते हैं अत्थि, एक वचन में भी लगा सकते हैं, स्त्रीलिंग के भी साथ लगा सकते हैं, पुल्लिंग के भी साथ लगा सकते हैं।
उत्तम पुरुष में भी लगा सकती हैं, मध्यम पुरुष में भी लगा सकते हैं, अन्य पुरुष में भी लगा सकती हैं। मगर फिर भी जब आप प्राकृत के थोड़ा अंदर जाते हैं तो आप पाते हैं कि मैं के लिए अधिकतर मिही लगाते हैं अथी के स्थान पर। जैसे मैं कहूँ कि मैं हूँ तो हम मिही। अगर बहुवचन में होता है तो महो हो जाता है, आदमा और हा और ऊ की मात्रा। जब आप तुम के केस में, तुम के उसमें जाते हो तो मात्र सी लिख देते हैं, तुम हो तुमम सी। मगर अगर आपको ये सब याद नहीं रहता तो आप अथी भी लिख सकते हो। तो चाहे मैं कहूँ हम मिही, वह भी सही होगा, हम अथी, वह भी सही होगा, हम हैं, हम अथी, हम का से मैंने प्राकृत बोल दिया, मैं मतलब हम सब के लिए हम हैं तो अम है अथी, ये भी सही होगा। तो अथी आप किसी के साथ में प्रयोग कर सकते हैं, पर आप प्रयत्न करें कि जब आप मैं कहें तो मिही का प्रयोग करें और तुम कहें तो सी का प्रयोग करें। तो यहाँ एक शब्द है राम का घर नदी किनारे है। तो राम का घर रामससड़लियम, नदी किनारे रई तड़े अथी, रामससड़लियम रई तड़े अथी। इसके बाद आया शब्द आपका लड़का खाता है। ये तो बहुत ही आसान है। लड़का यानी बालव, बाल अ, ये होता है आपका प्राकृत का वर्जन। बाल भी होता है, बाल भी बोल सकते हो, और बाल अ भी बोल सकते हैं। अब चूंकि ये अकारांत है तो ओ लिखना है, तो बाल अ ओ हो गया। और खाने की जो क्रिया है वो खा अ है, और चूंकि ये अन्य पुरुष के लिए तो खा अ धन ई, तो खा अ ई, बालो खाई। और जल्दी में बोलेंगे तो आप बालो खाई। और आज आप हिंदी में देखेंगे कई जगहों पे ऐसा बोला भी जाता है, वो तो खाई, बच्चे तो खासकर बोलते हैं खाई पी तो बालो खाई। मनुष्य बोलते हैं, ये बहुवचन का है। तो जब भी अकारांत पुल्लिंग से आपको बहुवचन बनाना है तो आप बड़ा आ लगा देते हैं। तो मनुष्य के लिए आपका होता है मनुष। अगर एक वचन होता तो मनुष्यो, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं यानी बहुवचन है तो मनुषा। तो मनुषा बोलने के लिए क्रिया है आपकी बोल। और भी होती हैं जैसे वध है, कह है, और हिंदी भाषी तो आराम से समझ सकते हैं कहाँ पे क्या लगाना है। तो बोलने के लिए बोल क्रिया है। जब आप ये अन्य पुरुष में एक वचन के लिए बनाते हैं तो प्रत्यय जोड़ते हैं ई, तो बोल धन ई, बोलई यानी बोलता है। जब आपको बहुवचन बनाना है तो आप अंति जोड़ते हैं, तो बोलंती। अब चूंकि यहाँ पर बहुवचन है तो आप बोल धन अंति करेंगे तो बोलंती हो जाएगा। एक साथ पढ़ा जाए तो मनुषा बोलंती, बहुत ही सरल है, मनुषा बोलंती। अगर हम कहें बच्चे बोलते हैं, बाला बोलंती। अगर कहें हम जाते हैं, जाने के लिए गच्छ और गम दोनों होता है। संस्कृत में मूल्य गम होता है, उससे गच्छ के रूप भी बनते हैं और गम के रूप भी बनते हैं, मगर आपको प्राकृत में गम और गच्छ दोनों मिलते हैं। और आप क्षमा करें, आप किसी को भी प्रयोग में ला सकते हैं। हमारे द्वारा गम को प्रयोग में लाया जाता है। तो अगर हम कहें कि हम जाते हैं, हम के लिए शब्द है अम्हे, अम्हे गमंती, अम्हे गमंती, मैं जाता हूँ, हम गमामी। माफ़ करें, अम्हे के लिए गमंती नहीं होगा, क्योंकि जो अम्हे शब्द है वो अन्य नहीं है, वो प्रथम पुरुष हो जाता है। अगर कहा जाए वे सब बच्चे जाते हैं, तो वे सब बच्चों के लिए आपके लिए बाला गमंती। और प्रथम, वैसे मैं चाह नहीं रहा था यहाँ पे बताऊँ, अगर फिर भी बताना हो तो यहाँ पे मोह प्रत्यय लग जाता है। हम जाते हैं अम्हे गमामो, तो ये रूप बन जाएगा आपका। चलिए, मनुष्य बोलते हैं, मनुषा बोलंती। इसके बाद है आपका लड़के मैदान में खेलते हैं। बहुत आसान है, लड़के बहुवचन है, बाला खेलते हैं, खेलंती, खेल आपकी क्रिया है, अंति जोड़ना है, बाला खेलंती। बाला खेलते हैं, पर कहाँ पे खेल रहे हैं? मैदान में। मैदान मतलब क्षेत्र में, और क्षेत्र के लिए आपका शब्द है खेत। अब चूंकि ये आपकी सप्तमी विभक्ति में मैं पर जहाँ पे आता है तो ये जोड़ना है, तो बाला खेते खेलंती, बाला खेलंती, कत खेलंती, कथ माने कहाँ पर, बाला खेलंती, कत खेलंती, बाला, बाला खेते खेलंती। पुत्र पिता को प्रतिदिन प्रणाम करता है। सही है, पुत्र। देखिए, अब यहाँ पर समझने की बात है। सबसे पहले इसको एक सरल वाक्य लिया जाए, पुत्र प्रणाम करता है। प्रणाम का मतलब पर्णमयी, पुत्तो पर्णमयी। पुत्र का हो जाता है पुत्र, एक वचन है तो पुत्तो,
क्योंकि करता है पुत्तो प्रणाम करता है, यानी पर्णमयी, पर्णम धन ई पर्णमयी, पुत्तो पर्णमयी। किसको प्रणाम करता है? अपने पिता को प्रणाम करता है। पिता को करता है यानी ये आपका कर्म कारक है। कर्म कारक है तो यानी आपके अगर अकारांत बोलेंगे तो बिंदी लग जाएगी जैसे नियम बताया था, और जब हम विभक्तियों पर जाएंगे तो वहाँ पर और भी देख लेंगे। तो पिता के लिए कई शब्द बन सकते हैं, जैसे जनक है और भी इस तरीके के शब्द आ सकते हैं। बप जो शब्द है, बप से बप्पो बनता है, तो बप्पो जो शब्द है वो आपका देशीय शब्द है, और इसको जब आप कर्म कारक में जाएंगे तो ओ हटा करके आप बिंदी लगा देंगे। तो पुत्तो बप्पम प्रणमयी, यानी पुत्र पिता को प्रणाम करता है। अब आपने कहा वो प्रतिदिन प्रणाम करता है, आप अलग से बता रहे हैं भाई ये आप प्रतिदिन प्रणाम कर रहे हो, तो प्रतिदिन के लिए यहाँ पे आपका जो शब्द बनता है वो पैदड़म होता है। पढ़ीदड़म भी हो सकता है, मगर आप पैदड़म को चुनाव करें। और साथ ही साथ प्रतिदिन का मतलब नित्य होता है, तो नित्य के लिए आप ऋचम का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप शब्द कर सकते हैं पुत्तो ऋचम बप्पम पड़मयी, पुत्तो पढ़ीदड़म बप्पम पड़मयी, पुत्तो पैदड़म बप्पम पड़मयी, ये सभी सही हैं। तो यहाँ पर पुत्र पिता को प्रतिदिन प्रणाम करता है, पुत्र प्रणाम करता है, पुत्तो पड़मयी, पुत्र कम पड़मयी, पुत्र किसको प्रणाम करता है? पुत्र बप्पम पड़मयी, पुत्र पिता को प्रणाम करता है। कब कब प्रणाम करता है? पुत्तो बप्पम पैदड़म पड़मयी, पुत्र अपने पिता को प्रतिदिन प्रणाम करता है। पुत्तो बप्पम ऋचम पड़मयी, पुत्र पिता को नित्य प्रणाम करता है। तो ये सभी शब्द आपके बन जाएंगे। अब इसके बाद के शब्द को देखते हैं। राम का पिता पटना जाता है। राम का पिता संबंध है राम और पिता का, तो रामसस्य बप्पम, राम का पिता, राम का, रामसस पिता यानी बप्प, तो रामसस्य बप्पो, क्योंकि जाने वाला कौन है? पिता है ना, तो वो आपका करता है। तो रामसस्य बप्पो जाता है गमई, रामसस्य बप्पो गमई, सह कत गमई, कहाँ पर जा रहा है वो? तो आपने स्थान बताया कि वो पटना जा रहा है, क्योंकि ये गमनार्थक क्रिया है तो द्वितीय विभक्ति में जाएगी, और द्वितीय विभक्ति पटना के लिए आपका पाटलिपुत्र शब्द होता है। तो पाटलिपुत्र से आपका पाटलिपुत्र हो गया, त्र हटा के तर आदता और पूरता हो गया, और चूंकि ये कर्म विभक्ति में द्वितीय विभक्ति में रखना है तो आपके इसके ऊपर बिंदी आ गई। तो रामस्य बप्पो पाटलिपुत्रम गमई, रामस्य बप्पो कत गमई, राम के पिता कहाँ जा रहे हैं? रामस्य बप्पो पाटलिपुत्रम गमई। आप ऐसे भी पूछ सकते हो यह कौन जा रहा है, या वह कौन जा रहा है, यह से अच्छा वह है यहाँ पे, तो वह कौन जा रहा है, तो वह क्यों, चूँकि पुल्लिंग है तो को, अगर स्त्रीलिंग होता तो का, तो को गमई, कौन जा रहा है? तो आप जवाब में देंगे राम के पिता जा रहे हैं, तो रामस्य बप्पो गमई, तो राम के पिता जा रहे हैं। रामस्य बप्पो गमई, रामस्य बप्पो कत गमई, राम के पिता कहाँ जा रहे हैं? रामस्य बप्पो पाटलिपुत्रम गमई। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है केन प्रयोजनम गमई, किस प्रयोजन से जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं? तो जो भी प्रयोजन हो, जो भी कारण हो, आप वो भी बता सकते हैं कि वह मान लीजिए मैं कहता हूँ वो मित्र से मिलने जा रहे हैं, या मित्र के पास जा रहे हैं, मित्र के समीप जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो जैसे पड़ी मित्तम, मित्र के पास जा रहे हैं, मित्र के समीप जा रहे हैं, तो पड़ी मित्तम गमई। इसी तरह से पड़ी विद्यालम गमई, और आप समीप का भी प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे मित्तम समीपो गमई, मित्र के समीप जा रहे हैं। आप आगे देखेंगे इस तरीके के बाद, जबकि अभ्यास में और डाल चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो राम का पिता पटना जाता है, रामस्य बप्पो पाटलिपुत्रम गमई। बहुत आसान है, और आप विश्वास करें मैं बिना देखे ही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा हो कि मैं प्राकृत देखकर बोल रहा हूँ। बहुत आसान है, अगर आप भी एक दो बार बोलने का प्रयत्न करेंगे तो बस चुटकी बजाते ही बोलना आप चालू कर देंगे। और तभी हम कहते हैं कि बस आप आरंभ करें, शब्द बनाना चालू करें, और सब कुछ सरल होता जाएगा। डरना छोड़ दीजिए, भयभीत होना छोड़ दीजिए, गलत लिखें लिखते लीजिए। और अगर आप इसको थोड़ा सा हिंदी के उससे समझें, आज हम पूर्णतः हिंदी तो नहीं बोलते, जैसे कि हम कहते हैं हम स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल क्या है? अंग्रेजी शब्द है ना। अगर हमें किसी शब्द की नहीं पता प्राकृत क्या है तो आप कह सकते हैं, जैसे मैं ही हूँ, मैं नहीं जानता स्कूल क्या होता है, प्राकृत में कैसे बोलते हैं, तो क्या कहूँगा? पढ़ी स्कूल गमई, प्रति स्कूल जा रहा है, स्कूल के प्रति जा रहा है, स्कूल की ओर जा रहा है ना। जो किसी ने मुझसे पूछा अरे कहाँ जा रहे हो,
कत गमई, तो मैं कहूँगा स्कूल पढ़ी गमामी, स्कूल की ओर जा रहा हूँ, स्कूल गमामी, पढ़ी भी हटा दिया मैंने तो, स्कूल गमामी। तो आप लोग इस तरीके से चयन करें, तभी प्राकृत का प्रसार होगा। शर्माना छोड़ें, लज्जा करना छोड़ें। गलत करेंगे तो भी हम करेंगे और सही करेंगे तो भी हम करेंगे। गलत करेंगे, जो हमें टोके वो टोके और हमारा संशोधन करा दे तो सही है, वरना अपना मुंह बंद करके बैठा रहे। सीधी सी बात है, इस तरीके से चलना पड़ेगा। लज्जा का विषय नहीं है, बहुत ही सरल है प्राकृत। सोचना छोड़ दीजिए, लिखना चालू कर दीजिए, बोलना चालू कर दीजिए, जहाँ मौका मिले वहीं चौका मार दीजिए। मेरी एक दोस्त है, और सच कहें तो इस टीम में जो प्रभावी रूप से कार्य करता है वो कोहिनूर जैन जी हैं। वो हमेशा एक बात कहती हैं, मौके पर चौका मार दो। उनका ये बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है, हम तो डायलॉग ही कहते हैं उसको। वो उनका कहना है कि सर लज्जा का विषय होता नहीं है, जहाँ मौका मिले वहीं चौका मार देना चाहिए, जहाँ जहाँ अवसर मिल रहा है वहाँ प्राकृत लिखनी चाहिए। तो यही मार्ग होते हैं। तो आप शर्माए नहीं कि अरे मुझे इसकी प्राकृत नहीं पता, मुझे ये नहीं पता। आप लिखें, आपको पता है ना कि अपने लिए मी का प्रत्यय लगाना है तो पढ़ामी, खेलामी, कुदामी, जो लिखना है लिखिए। आप बस लिखना चालू करिए। जिसको गलत लगेगा वो आपको संशोधन करेगा, आप उसको ग्रहण करिए और अगली बार उसको सही करके लिखना चालू कर दीजिए, पर आप लिखना चालू करिए। मैं मार्केट जा रहा हूँ, हम हिंदी में वैसे बोल देते हैं, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? मैं मार्केट जा रहा हूँ। हम तो नहीं कहते कि भैया मैं मार्ग में जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोलते ना आज के ज़माने में। तो आप प्राकृत के लिए भी ऐसे प्रयोग में लाइए। कहाँ जा रहा है भाई? मैं मार्केट गमामी, हम मार्केट गमामी। बहुत आसान है, बोलना चालू कीजिए आप बस। अब चलिए अब अपने अंतिम उसकी तरफ चलते हैं, वाक्य की तरफ। केशव का छोटा भाई रोता है। पुनः यहाँ पे संबंध है केशव का, केशवस, शाशीटी का नहीं होता है कुछ में, मतलब आप इधर जाएंगे अलग प्राकृत में वहाँ होता है, तो हम हटा दे रहे हैं शाशीटी को। चाहे शाशीटी का हो, चाहे षटकोण का हो, हमारे लिए वो सपेरा का है। तो केशवस, केशवस छोटा भाई, छोटे भाई को देखिए हम अनुज कहते हैं, तो अनुज से बन गया अणुओ, और जो बड़ा भाई होता है वो अग्रज होता है तो अग्गव। तो केशवस से अणुओ कंदई, रोने के लिए और भी होता है, जैसे रोबोतिया भी क्रिया, यहाँ पे हमने कंद क्रिया का प्रयोग किया है। और कंद धन ई आपका कंदई। तो कौन रो रहा है? केशव का छोटा भाई। केशव का छोटा भाई कैसे बोलेंगे? केशवस अणुओ। क्या कर रहा है भैया? कंदई कर रहा है, रो रहा है वो। तो केशवस अणुओ कंदई, केशवस से अणुओ कंदई। तो एक बार पुनः सारे के सारे वाक्य पढ़ लेते हैं, और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ इस तरीके के अभ्यास हमारे YouTube पे भी जाएंगे, और आप वहाँ पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए आप लोगों के सब्सक्राइब से फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार होगा, और ये जन सेवा ही है, ये प्राकृत सेवा भी है, और हमारे साथ ही आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप इसके प्रसार करवाएँ। तो उसका सबसे अच्छा माध्यम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखिए दो चीज़ें होंगी उसके सब्सक्राइब से, एक तो प्राकृत का दायरा बढ़ेगा, उसके अलावा जब सब्सक्राइब होगा और ईश्वर की कृपा रही तो हो सकता है उससे कुछ पैसा मिलने लग जाएगा, और जब पैसा मिलेगा तो प्राकृत को लेके हमारी जो और भी क्षेत्र हैं करने के लिए, जिससे कि निस्संदेह रूप से हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि बहुत ही गति से प्राकृत का प्रसार होगा। और जो ये कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, इससे हमें क्या लाभ होगा, हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम इसको अधिक बोलने वाली, अपने जीते जी जब तक हमारे अंदर सांस है, इसे अधिक बोलने वाली भाषा के रूप में स्थापित कर देंगे। तो पर आप सबका समर्थन चाहिए, और ऐसी चीज़ों के लिए जो अभियान चल रहे हैं उसमें पैसों की भी ज़रूरत होती है, आप लोगों के समर्थन की भी ज़रूरत होती है। तो हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना दायित्व समझकर इसके सब्सक्राइबर भी बढ़वाएं। ऐसा नहीं कि आप बस फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर ना देखें। हम आपसे सब विनय निवेदन कर रहे हैं, आप अपना ज़रूर देखें, एक बार नहीं कई बार देखें, औरों को भी दिखाएं, और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, जिससे कि हमें मतलब लाभ हो। हमारा जैन चैनल है, उसमें हम ग्रंथ भी डाल रहे हैं जो खासकर प्राकृत और संस्कृत आधारित है, जिससे कि जो अब तक चीज़ें उजागर नहीं हुई हैं वो उजागर भी हों, और हम लोग प्राकृत को अच्छी तरह से अंगीकार भी कर सकें, धर्म को भी अंगीकार कर सकें। तो आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि यहाँ पर देखने के बाद हम आपको चैनल का अपना लिंक दोबारा से दे देंगे। वैसे तो हमने पूर्व में भी वहाँ पर डाले हैं, मगर दोबारा से फिर दे देंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करवाएं लोगों को। ये आपका अपना चैनल है, ये आपकी अपनी भाषा है, और ये हमारा अपना खुद स्वयं का अस्तित्व और हमारा गौरव है। तो हमें अपने गौरव, अपने अस्तित्व के लिए करना है ये सब। चलिए तो अब एक बार पुनः इसका सारे वाक्य पढ़ लेते हैं, और फिर हम अंत की तरफ बढ़ते हैं, और फिर नए अभ्यास की तरफ नित्य बढ़ते जाएंगे।
तो पढ़ते हैं, मोहन पढ़ता है मोहणो पढ़ई, राम पुस्तक लिखता है रामो पोथम लियाई, नलिन स्कूल में पढ़ता है नलिनो विद्यालय पढ़ई, राम का घर नदी किनारे रामस से रलियम रही तड़े अत्थी, लड़का खाता है बालो खाई, मनुष्य बोलते हैं मनुषा बोलंती, लड़के मैदान में खेलते हैं बाला खेते खेलंती, पुत्र पिता को प्रतिदिन प्रणाम करता है पुत्तो पई दृढ़म बप्पम परिणमई, राम का पिता पटना जाता है रामस से बप्पो पाटलिपुत्तम गमई, केशव का छोटा भाई रोता है केशव से अणुयो कंदई। अच्छा चलिए, अब आपके सामने एक हम अपने आप को चैलेंज कर लेते हैं। हम ये सारा का सारा अभ्यास एक सांस में पढ़ते हैं। अगर प्राकृत पढ़ने में अजीब है, पढ़ने में नहीं आती है, तो ये हमारी सांस रुक जानी चाहिए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। मोहन पढ़ता है मोहनो पढ़ई, राम पुस्तक लिखता है रामो पोथम लियाई, नलिन स्कूल में पढ़ता है नलिनो विद्यालय पढ़ई, राम का घर नदी किनारे रामस नदी तड़े अत्थी, लड़का खाता है बाला खादती, मनुष्य बोलते मनुष्य बोलंती, लड़के मैदान में खेलते हैं बाला खेते खेलंती, पुत्र पिता को प्रतिदिन प्रणाम करता है पुत्र पैदम बप्पम परिणमई, राम का पिता पटना पर जाता है रामस से बप्पो पाटलिपुत्तम गमई, केशव का छोटा भाई रोता है केशव से अणुयो और कंदई। हमें तो कहीं से नहीं लगा कि प्राकृत पढ़ने में अजीब है या बोलने में अजीब है, और विश्वास करें हमारा, हमने देख के कुछ नहीं बोला। हो सकता है एक आध शब्द आगे पीछे भी हो, और हो सकता है एक आध बाकी ऊपर नीचे भी हो, तो आप खुद समझदार हैं, वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि हमने बिना देखे ही इसको एक सांस में बोला है। और बिल्कुल ये ना सोचें कि ये हमें रटा हुआ है, क्योंकि तार्किक क्षमता तो हमारे ईश्वर कृपा से अच्छी है, पर रटन की शक्ति हमारे अंदर है ही नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और हम इसी तरीके के अध्याय लाते रहेंगे। आप लोग प्रयत्न करते रहें, जहाँ मौका मिले वहाँ चौका मारते रहें, और सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करें, और शेयर करें। आग लगा दें, आग। प्राकृत का युग लेके आना है, और लेके आना है, जिसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो बस तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, और जय जिनेंद्र बोलकर गुरुदेव नमस्तु कर तैयार हो जाइए। तो सभी दोस्तों मिलते हैं जल्द ही। जय जिनेंद्र मित्रों।